हेलो बडीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था। अब हमारी बारी है यूकैरियोटिक सेल की। सबसे पहले आप बताइए, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से आपको सबसे पहले क्या सोचना है? तो आंसर इज बैक्टीरिया। आपको हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले सोचना है बैक्टीरिया के बारे में। वंस आप इतना एनालाइज कर लिए, फिर आपके लिए आसान है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब सोचना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। पहले आप बैक्टीरिया सोचिए। बैक्टीरिया अगर आपको याद आ गया, वेल एंड गुड। यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो मैं एक डायरेक्शन देता हूँ आपको। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, है ना। बेसिकली बैक्टीरिया में कौन है, मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, मुनैरा, है ना। मुनैरा याद करिए। फंगाई, प्लांट्स, एनिमेलिया। ये जो पांच आप देख रहे हैं, मुनैरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। आपने बोला था प्रोकैरियोट क्या था? बैक्टीरिया था, आपको सीधे याद आया। लेकिन बाकी जो चार आप पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, है ना, ये क्या चीज़ है? ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना। तो आपको हमेशा यूकैरियोट्स में बाकी के चार को समझना है। ये क्या चीज़ है जिसमें ये पांच बने हुए हैं? दिस इज फाइव किंगडम classification. So this is five kingdom classification. So you should remember five kingdom classification. अब अगर हमें ये समझ में आ गया है कि हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सोचना है, तो अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये दो सेल्स बनी हुई हैं। अब आप थोड़ा सा पहचानिए इन्हें। ये इसमें एक फीचर देखिए, सेल वॉल। क्या याद आया? सेल वॉल किस में है? प्लांट में और प्रोकैरियोट्स में, ठीक जैसे कि बैक्टीरिया में थी ना, सेल वॉल थी। अच्छा, दोनों में हो सकती है, प्लांट्स में भी बैक्टीरिया में भी। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है? न्यूक्लियस के ऊपर ये कवरिंग दिख रही है। तो क्या ये प्रोकैरियोट हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रो मतलब पुराना टाइप का, कैरिया मतलब न्यूक्लियस। तो ये प्रोकैरियोट्स नहीं हो सकते क्योंकि उसमें न्यूक्लियर कवरिंग प्रेजेंट है न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्लांट की सेल है। क्या ये एनिमल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल वॉल तो एनिमल में हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पर ये जो दूसरी देख रहे हैं, इसमें सेल वॉल कहीं नहीं है। वी विल ओनली फाइंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ऐसा सोचिए, ये जो है ना, ये पूरी एक कवरिंग बनी हुई है, ये पूरा एक कवर है ना। ये प्लांट की सेल वॉल है और ये एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमें ये इतना समझ में आता है। अब देखिए, अगर सबके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सब कंपार्टमेंट्स बन चुके हैं, है ना। जैसे जैसे हमारे पास एक रूम, एक खाली जगह है, इसमें हमने ऐसी लाइन खींची और ऐसी दीवार बनाई। ठीक है, दीवार बना रहे हैं हम इस तरीके से। तो ये एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, तो चार रूम से चार कंपार्टमेंट हो गए, रूम्स, है ना, इसी एक एरिया के। तो सिमिलरली सेल्स में जब हम इस तरीके से ऑर्गेनल्स को एनवलप कर देते हैं, तो क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल की वजह से साइटोप्लाज्म के बहुत से कंपार्टमेंट हो जाते हैं। तो इसको जस्ट आप सोचिए, पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है, उसमें हमने एक, दो, तीन, चार ऐसे रूम बना दिए, तो ये कंपार्टमेंट्स बन गए। ठीक है, अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स में हमने बोल दिया कि न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। आप इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हमारी सेल्स में, है ना, हमारे पास लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये इसको होल्ड पे डालिए, ये मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है मैंने आपको बताया था, ये क्रोमोसोम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए से बनता है वो। ठीक है, हर यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं है, इसको और इसको मैच कर लीजिए, दोनों ही यूकैरिया हैं, लेकिन क्या सेम है? नहीं है। प्लांट्स एनिमल सेल्स आर डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है? मेन 3 बात बता दीजिए, वही क्वेश्चन 2 है। सेल वॉल होती है प्लांट में, बिल्कुल हमने ये बात कर चुके हैं। प्लास्टिड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उन्होंने बनाया है कि नहीं, लेट अस फाइंड आउट इफ देयर इज एनी प्लास्टिड ओवर हियर। सो ओके, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया है। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये प्लांट्स में मिलेगा। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो इतना बड़ा सा दिया हुआ है इनने, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल तो दोनों में मिल सकता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन लार्ज और सेंट्रल, ये इसका फीचर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 2 3, ये आपको समझ में आ गया। एनिमल्स में ऐसा क्या खास है जो इनमें नहीं है? तो मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल। अगर आप पिछला लेक्चर याद करें, मैंने आपको एक पॉइंट नोट कराया था, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, है ना। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन में मदद करते हैं। याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रिवाइज कर लीजिए पिछला लेक्चर अगर याद नहीं आ रहा है तो, कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस 2 फैक्ट्स। ओके, सो यहाँ पर हम इस चीज़ का डिस्कशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन 2, प्लांट्स में ये 3 चीज़ें होती हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, और एनिमल में सेंट्रिओल होता है खास, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन को देखिए कितने सारे पॉइंट है इसमें, 1 से 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए सीधे। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर इंट्रोड्यूस करूं तो इसका नाम क्या बोलूँगा? ये एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? बताइए किस चीज़ का है? तो आपको बोलना है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई जगह लिख चुके हैं। सो इट कैन बी स्ट्रक्चर ऑफ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिया किसने है? तो आपको आंसर करना है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्या बता दिया इसमें? अच्छा अच्छा, ठीक है, इन्हें दिया है, कब दिया है, ईयर बताइए। 1972। तो क्या ये ज़्यादा पुरानी बात है? नहीं, ये हमारे मम्मी पापा जब पैदा हुए उनके बाद की बात हो रही है। तो 1972 तो अभी का रहा है, तो सिंगर निकल्सन ने बिल्कुल रीसेंट स्ट्रक्चर दिया है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का है, सिंगर निकल्सन ने 1972। तो इन्होंने क्या इसका कोई खास नाम रखा है? तो बिल्कुल इसका एक खास नाम है, इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, बड़ी अजीब बात है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो इसमें ऐसा खास क्या है? कुछ पॉइंट है क्या उसके बारे में? तो उन्होंने बोला ये बाय लेयर है। अच्छा, अब ये कैसी टर्म हो गई, बाय लेयर? तो बाय का मतलब होता है टू, और लेयर का मतलब होता है लेयर, है ना। तो 2 लेयर्स में जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये स्ट्रक्चर दिखता है। बेसिकली
दो लेयर्स कौन सी हैं, ये देखिए, आपको यहाँ पर इसको ध्यान देना है ये, ठीक है। तो ये एक लेयर है गई, ये एक लेयर ये, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत क्लोज हैं और कुछ इस तरीके से ऐड हैं, और साथ ही जस्ट उसके अपोजिट में कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज बेसिकली बायलेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बायलेयर किस चीज़ की बायलेयर है, लिपिड बायलेयर, ठीक है। अच्छा ये लिपिड है, यस ये क्या है, ये लिपिड है। कौन सा लिपिड है ये, लिपिड तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो दिस इज फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड मेनली, ठीक है। ओके फॉस्फोलिपिड है। क्या आप कोई एक फॉस्फोलिपिड का नाम बता सकते हैं, इसमें तो नाम भी कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, फॉस्फोलिपिड, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फॉस्फो का मतलब हो गया फॉस्फेट और लिपिड का मतलब लिपिड, तो फॉस्फेट लिपिड के साथ है। कोई नाम बता दीजिए एग्जाम्पल के लिए, लेसिथिन। ऐसा लग रहा है कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है ना, मत घबराइए, ये हम सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इसको सिंगर निकल्सन ने 1972 में दिया था। इस स्ट्रक्चर का नाम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। ये लिपिड बायलेयर, और अगर मैं और अच्छे से बोलूँ तो यहाँ लिखा भी हुआ है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। ये जो है फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, और उसमें आपको एग्जांपल याद रखना है लेसिथिन है, ठीक है। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स सेल मेम्ब्रेन के, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, कंपोनेंट्स क्या होते हैं अब ये, कंपोनेंट्स मतलब जो उसको बना रहे हैं, है ना। तो आप इमेजिन करिए कि ये एक सेल है ना। तो ये एक सेल है, मान लीजिए मैंने ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी कवरिंग है ना, ये पूरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये कवरिंग जो है ये इस तरीके की दिखती है, ठीक है, वो है ये स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं आप। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या पाया जाता है उसको हम कंपोनेंट्स कह रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तो मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया कि फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन एक एग्जाम्पल हो गया, और क्या हो सकता है, फॉस्फोलिपिड, आपके पास फॉस्फोलिपिड हो गया, और और दूसरा कंपोनेंट खोजिए, यहाँ पर मिलेगा प्रोटीन। अभी तो आप लिख लीजिए प्रोटीन, बाद में अपन डिस्कस करेंगे वो क्या लिखा है, पेरिफेरल करके कुछ अजीब सा नाम दे दिया है, ठीक है। और बताइए, यहाँ पर कुछ और लिखा है, शुगर, गुड गुड, शुगर, वेरी गुड। और बताइए, ये मत मिस करिए, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ओके, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस कि यहाँ पर ये चार चीज़ें हैं, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, शुगर या कार्ब भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल भी है। चारों चीज़ें किस पे आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने पर हमें मिल रहा है, ओके लेट अस चूज ग्रीन, ब्लू चूज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, तो मुझे समझ में आया यहाँ पर प्रोटीन जो है ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, डायग्राम को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। लेकिन इसमें लिखा है पेरिफेरल और इंटीग्रल, ठीक है। तो दो तरीके से हम देख सकते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल, पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल का मतलब होता है जो ये बाहर की तरफ हो, ठीक है, ये बाहर की तरफ है। इंटीग्रल जो अंदर की तरफ हो। अरे अब ये क्या बात हुई, बाहर और अंदर, बेसिकली जो सरफेस के बाहर हो वो पेरिफेरल है, और जो सरफेस में एम्बेडेड हो वो इंटीग्रल है,
ठीक है। तो दो तरह के प्रोटीन हो गए, पेरिफेरल और इंटीग्रल। अब आप बताइए शुगर किस तरफ है। देखिए शुगर ये है, ये है। अंदर कहीं शुगर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। तो शुगर क्या है? ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, ये कहाँ पाई जा रही है? ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ आपको शुगर नहीं मिल रही। तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने आपको सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, आपकी बाइलेयर थी, उसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे हम इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। बाहर कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। शुगर हमारी बाहर की तरफ मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड हो सकता है इनके साथ। तो वी आर वेरी क्लियर विद दिस थिंग। कैन वी मूव अहेड? यस। सो मैंने कौन से पॉइंट्स आपको अभी तक क्लियर किए हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्लियर किया कि सिंगर एंड निकोलसन 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिए। ठीक है, अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की एक बहुत खासियत है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 11, फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी पर बात करते हैं। फ्लूइडिटी में बेसिकली आप देखेंगे कि एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, है ना। जब आप बोलते हैं कि आपके पास एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, है ना। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन भी हैं और लिपिड्स भी हैं, है ना। तो प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं, ये प्रोटीन जो है सपोजिटली ये प्रोटीन है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, तो इसकी एबिलिटी जो ये मूव कर सकता है ओवरऑल बाय लेयर पे, ये क्यों है? क्योंकि ये फ्लूइडिटी इसमें मेम्ब्रेन में होती है। तो एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। और प्रोटीन इस पे क्या मूव कर सकता है? लिपिड बाइलेयर पर। और ये किस लिए है? क्योंकि लिपिड जो है कैसे नेचर का है? क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड नेचर का है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लेटरल मूवमेंट हो सकता है ना प्रोटीन का, मतलब ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, ये इसमें एनसीईआरटी पे है नहीं, बट आप जान लीजिए, ये अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है जैसे ये इस तरीके से मेम्ब्रेन है, तो ये इसका मान लीजिए एक हिस्सा 1 का है और ये 2 का है। जब ये ऊपर चले जाए और ये नीचे आ जाए, मतलब मेम्ब्रेन की डायरेक्शन बदल जाए, तो इसको हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, है ना। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नॉर्मली नहीं होता, ये कब होता है? सेल डेथ के टाइम। ठीक है, सेल डेथ के टाइम। और सेल डेथ का नाम आप बोल सकते हैं क्या है? एपोप्टोसिस। ठीक है, जब सेल डेथ हो जाती है ना एपोप्टोसिस के दौरान, उसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो बेसिकली अब अगर आपको जानना है तो इट्स गुड, बट आपको पता क्या होना चाहिए? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन दी ओवरऑल बाइलेयर, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये फ्लूइड नेचर है, ये हमें क्या हेल्प करता है ना, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत सी इम्पोर्टेंट प्रोसेस में हमें मदद करता है, जैसे सेल ग्रोथ है, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने के काम आएगा, सेक्रीशन है, कुछ चीज़ बाहर भेजनी है, कुछ चीज़ अंदर लानी है, या सेल को डिवाइड करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं ये हमें पता होने चाहिए, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट, है ना। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हुआ, ट्रांसपोर्ट पर आ जाइए। ट्रांसपोर्ट के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ये वाला कलर कर लेते हैं, ऑरेंज कलर। तो ट्रांसपोर्ट, अब सबको पता है कि
जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी है? सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल। अब मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल एक सी होती है, जिसमें सिलेक्टिवली कोई चीज़ अंदर या बाहर जा सकती है ना? ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अंदर जाएंगी, वरना वो सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के जो मेन चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? वो ट्रांसपोर्ट होता है ना? और मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, मतलब ऐसा होगा कि सेल के अंदर के लिए भी कुछ चीज़ें सिलेक्टिवली हो जाएंगी और बाहर से भी अंदर सिलेक्टिवली आएंगी। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक होगा पैसिव, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इसको मैं बहुत डिटेल में आगे कुछ चैप्टर्स में बताऊंगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए, पैसिव जैसे ही आप सुने तो यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना? जब हमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम पैसिव बोलते हैं, और व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड तो हम क्या कहते हैं? इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। अगर बोला जाए कि विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो पैसिव है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये क्या है? दिस इज एक्टिव प्रोसेस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स। ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको कि ये क्या चीज होती है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास सेल है ना? तो सेल में यहाँ पर बाहर से कोई चीज आती है, तो मान लीजिए कोई वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर सबसे आसान है हमारे लिए पढ़ना, है ना? तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर जा सकता है और बाहर भी आ सकता है ना? क्या वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर इज नो, वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं? अब देखिए, ये जो आप बनाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, है ना? जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या बना रहे हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये है क्या? तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन, राउंड राउंड, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेल, हेड कहेंगे। ठीक। और इसको हम क्या कहेंगे? ये इसकी टेल है। तो ये हेड किस तरह, क्या नेचर है इस हेड का? ऑफ कोर्स ये किससे बना हुआ है? लिपिड से, है ना? तो क्या ये फॉस्फोलिपिड जो है, इसमें ये वाला जो एरिया है, ये इसका कौन सा एरिया है? दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक, यानी पानी से इसे प्यार है, पानी से इसे प्यार है। इट इज वाटर लविंग। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्या है? वाटर लविंग, जो बाहर की तरफ है। ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ टेल है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से ये इसको बिल्कुल कुछ प्यार व्यार नहीं है। इट इज नॉट वाटर लविंग, लविंग। ठीक है। इट हेट्स वाटर, वाटर को वो क्या करता है? हेट करता है ये टेल। तो इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो व्हाट हैपन्स, अगर यहाँ पर पानी आता है ना, वाटर यहाँ इसमें आता है, ठीक, तब ये क्या करेगा? तब ये बोलेगा वाओ, हमारा पानी है, वाटर से प्यार है, से तो ये इसे अंदर भेजने की कोशिश करेगा, है ना? तो
आसानी से वाटर क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इनके कारण आएगी, बट ओवरऑल ये अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, तो बेसिक पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी हुई है, बस हमें उसके फ्लो में जाना है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कम है ना, तो ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन मतलब कहाँ ज़्यादा है ना, तो हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर है, और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेल में वाटर इस तरीके से मूव कर जाएगा, क्योंकि जहाँ हाई कंसंट्रेशन होगी उसकी तरफ सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन ये हम कब कहते हैं, जब हम अदर जो सब्सटेंस होते हैं उनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल, न्यूट्रल सॉल्यूट। ठीक है, ऐसे सॉल्यूट, ऐसी सब्सटेंस जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है विथ नो चार्ज, जिनमें चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो होता क्या है कि वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, तो वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, है ना। वाटर के केस में हम इस प्रोसेस को, सिंपल डिफ्यूजन को, एक अलग नाम देते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। वाटर का फ्लो किस तरीके से होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट का फ्लो किस तरीके से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो खुद में एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि यहाँ पर वाटर लविंग हेड होता है, वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक फोबिया टेल होता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यूटिलाइजिंग एनर्जी, वी आर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर वर्ड है अगेंस्ट कंसंट्रेशन। मैंने अभी आपको समझाया कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन क्या है, मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पर कुछ चीज़, एग्जाम्पल के लिए अब हम मानेंगे किसे, जैसे NaCl है। NaCl क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, बेसिकली NaCl को हम नहीं ले सकते। NaCl तो क्या है, NaCl इज न्यूट्रल, सो हम ले लेते हैं Na प्लस, है ना, Na पॉजिटिव आयंस। अब Na पॉजिटिव आयंस जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर लो है और यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, या हम मान सकते हैं उल्टा, मान लीजिए, लेट्स टेक द क्राइटेरिया कि ये यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है और अंदर पे कम है ना। तो हम बोलते हैं कि Na यहाँ पर कम है, तो ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर ज़्यादा है तो ये हाई कंसंट्रेशन है। बट द थिंग इज, हमें क्या करना है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाना है। ठीक है, अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस तरीके से मूव करना होगा, लो से हाई, है ना। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचिए। आपकी पानी की टंकी जो है यहाँ रखी हुई है। ठीक है, दिस इज वाटर टैंक। ठीक है, और ये इसमें पानी है। ठीक है, अब आपको यहाँ नीचे आपके पास टैप है। ठीक है, ये आपका टैप है ना। जब आप टैप खोलते हैं तो यहाँ से पानी आता है ना। तो ये तो आसान है, क्योंकि यहाँ से पानी आएगा और ये इस तरीके से फ्लो कर जाएगा। बिल्कुल ईजी है ये वाटर टैंक से। बट व्हाट इफ दिस इज द अपोजिट सिचुएशन, यानी पानी का सोर्स अब कहाँ है, नीचे है।
अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ इसे पहुंचाना है। यहाँ आपका टैप है, ऐसा होता है, ठीक है, ये टैप है। तो अब ये पानी ऐसे खुद से तो मूव करेगा नहीं, है ना, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में पानी आ जाएगा, बट नीचे से ऊपर कैसे जाएगा पानी? यू नीड सम एनर्जी, आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी उस पानी को खींचने के लिए, ठीक है। यू नीड सम पंप और मशीन टू पुल दैट वाटर फ्रॉम बिलो, है ना, आपको कुछ एनर्जी चाहिए ताकि वो पानी हम ऊपर खींच सको। सेम हैपन्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर कहीं पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाना है तो यू रिक्वायर एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए होगी। अब ये एनर्जी मिल भी गई तब भी यहाँ पर दिक्कत ये है कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन आसानी से जाने नहीं देगी, ठीक है, बिकॉज ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको लाइक नहीं करते। ये किसे लाइक करते हैं? वाटर को और न्यूट्रल सॉल्यूट्स को, है ना, ये किसे लाइक करते हैं? ये वाटर को और न्यूट्रल सॉल्यूट्स को। तो ये बोलेंगे कि नहीं, हम तो तुम्हें नहीं जाने देंगे, ठीक है। सो यू रिक्वायर स्पेशल पंप, आपको स्पेशल पंप या कुछ अलग से चीज़ चाहिए होगी। तो आप यहाँ पर प्रोटीन्स की हेल्प लेंगे, प्रोटीन से आपको इसे ऊपर भेजना पड़ेगा। प्रोटीन जो होती है एक मशीनरी बनाती है जिससे आप अंदर से बाहर या बाहर से अंदर अगेंस्ट कंसंट्रेशन सब्सटेंस को भेज सकते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर मैं बोलूँ, एट द एंड आपको तीन चीज़ें क्या याद रखना है? एक तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ पंप्स, ठीक है, पंप की रिक्वायरमेंट है या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे वो पास कर सके, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है? आयंस, है ना, आयंस जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पास होते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। Molecules can move across the membrane without requirement of energy is passive. न्यूट्रल सॉल्यूट एक एग्जाम्पल है, मैंने बताया, जो सिंपल डिफ्यूजन से अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करते हैं हाई से लो, बिल्कुल इजी था। वाटर भी मूव कर सकता है हाई से लो, कैसे? इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्ज हो, ये पास नहीं करेंगे तो उनको कैरियर की रिक्वायरमेंट है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना। तो कुछ आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो से हाई, जिसमें आपको एनर्जी रिक्वायर होगी, वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ये वाला सेक्शन हमने कवर नहीं किया था, लेट मी कवर दिस। ओके, यहाँ पर देखिए, हमने जो सेल का स्ट्रक्चर ये पढ़ा, ये हमने किससे डिड्यूस किया, मतलब कहाँ से लाए हैं? सबसे पहले कौन सी स्टडी किया था, और बहुत ज़्यादा जिस पे स्टडी किया है वो आरबीसी की सेल है। आरबीसी के सेल से हमने बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा है। दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज होती है? हमने पढ़ लिया, लिपिड्स, प्रोटीन्स। आगे आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और आगे आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। ये पार्ट थ्री, फोर्थ क्वेश्चन भी बता दिया कि अंदर का जो पार्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक है, बाहर का जो हेड होगा वो क्या होगा? दैट इज हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड, ठीक है। नॉन पोलर टेल जो होती है वो किससे बचाती है? ये जो है, ये क्या है? पोलर हेड। हमने बोला था ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, यानी ये पानी को प्यार करेगा, पोलैरिटी को। और ये नॉन पोलर है, यानी ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। तो ये जो हमारा शरीर क्या है? पानी है। तो अगर पानी यहाँ पर बाहर है ना, तो ये इसको डैमेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लाइक
सब्सटेंस लाइक से ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक सब्सटेंस लाइक ईच अदर। ठीक है, लाइक सब्सटेंस लाइक ईच अदर। तो लाइक वाले लाइक करेंगे एक दूसरे को, लेकिन अनलाइक वाले नहीं लाइक करेंगे। ठीक है, तो ये पानी इसके साथ रिएक्ट करके करेगा ही नहीं, और ये इसको डैमेज कर ज़रूर कर सकता है। तो नॉन पोलर टेल को हमें बचाना होता है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, ये पूरा लिपिड है और यहाँ पर प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और लिपिड को जो कंसंट्रेशन होती है सेल मेम्ब्रेन में, कितना प्रोटीन होगा कितना लिपिड होगा, ये हर सेल पे वेरी करती है ना। जैसे हमारी आरबीसी क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है, इसको हम और क्या कह देते हैं, इरिथ्रोसाइट कह देते हैं। इरिथ्रोसाइट जो होती है इस पे प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है 52%, और कार्ब कितना होता, सॉरी, लिपिड कितना होता है, लिपिड हमारे पास होता है 40%। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। बाकी जो बचा वो अदर सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ओके, और हमने ये बात कर लिया था कि प्रोटीन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो पेरिफेरल होंगे या तो वो इंटीग्रल होंगे, बेस्ड ऑन ईज ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन, यानी कितनी आसानी से आप उस प्रोटीन को निकाल सकते हैं। अगर आसानी से निकल गया तो वो क्या होगा, वो सरफेस पर होगा, और वो अंदर तक रूटेड है, मतलब अंदर तक घुसा हुआ है, तो वो इंटरनल होगा, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन होगा। तो हमने यहाँ पर सारा सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया। अब इससे आप देख लीजिए ये बड़े वीडियो क्यों हैं, क्योंकि इसमें 21 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने आज एरिथ्रोसाइट सेल्स देख लिए, एरिथ्रोसाइट सेल्स के बारे में मैंने बता दिया, मैंने सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से नीचे तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में सेल वॉल को देखेंगे।